नमस्कार, आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। निवेश की एबीसीडी, जैसा कि नाम आपको हम बता दें कि इस शो में हम निवेश की बारीकियां आपको समझाते हैं, जिससे आप अपने हर आर्थिक लक्ष्य को पूरा कर सके। और न सिर्फ पूरा कर सके बल्कि बाजार में आए हुए उतार चढ़ाव को, जो जोखिम आपको बाजार में दिखता है, उसे अपने फायदे के लिए आप कैसे इस्तेमाल करें, इसके भी नुस्खे बताते हैं। हर हफ्ते एक खास मेहमान हमारे साथ इस शो में जुड़ते हैं और हमेशा की तरह, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हमारे साथ खास मेहमान है पीपीएफएस म्यूचुअल फंड के सीईओ नील पारेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। सो नील, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर हम निवेश की बारीकियों पर फोकस करते हैं। बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं आपके निजी पोर्टफोलियो से। मौजूदा एसेट एलोकेशन के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ नील, तो आपके पोर्टफोलियो में किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। मेरा तो ऑब्वियसली एसेट एलोकेशन सबके लिए बहुत पर्सनल होता है। आपके रिस्क प्रोफाइल पे ध्यान देने के बाद आप एक पोर्टफोलियो बनाते हो। मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली क्वाइट यंग हूँ अभी, और मेरे लिए अभी एटलीस्ट 20-25 साल कंपाउंडिंग के है। तो मेरा पोर्टफोलियो ज्यादातर इक्विटी हैवी है। अबाउट आई वुड से अबाउट 80-85% इक्विटी में है, और वो पीपीएफएस के ही म्यूचुअल फंड्स में है, अपने फ्लेक्सी कैप। मैं अबाउट 6 मंथ टू 12 मंथ्स का एक्सपेंसेस रखता हूँ लिक्विड फंड पे, लिक्विड फंड में, जो वो मेरे इमरजेंसी फंड्स है। और थोड़ा पोर्शन मेरा है अबाउट 5% इन डेट फंड। तो ये मेरा थोड़ा एसेट एलोकेशन है। एक एएमसी का यंगेस्ट सीईओ होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी की बात है नील, मुझे थोड़ा सा ये बताइए। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट की समझ आपको अभी अभी आई है। ये मेरे ख्याल से आपके परिवार में और आपके बैकग्राउंड में इतने मजबूती से गढ़ा हुआ है कि इसको और बेहतरी से समझना मुश्किल हो आपके लिए, ये नामुमकिन होगा। लेकिन जब आप एक एएमसी चलाते हैं और जब आप निवेशकों का पैसा अपने एएमसी में आने देते हैं, तो काफ़ी हद तक जिम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। क्या क्या बातें आपने अनुभव की है, किस तरह का सफ़र रहा है? तो जब मैं सीईओ बना तो ऑब्वियसली थोड़ी मतलब थोड़ा टफ टाइम्स पे थे, क्योंकि मेरे फादर और अपने फाउंडर पीपीएफएस के मिस्टर पराग पारेख, उनका देहांत हो गया था, और इसलिए मैंने फिर लिया अबाउट 2015 में। तो अबाउट 6 to 7 years मेरे को हो गए हैं। ऑब्वियसली थोड़ा टफ था बिगनिंग में। एक्चुअली टफ वो था कि वो अपने एक्चुअली क्या होता है कि लड़ाई अपने माइंड पे ही के साथ ही है कि क्या मैं केपेबल हूँ, क्या मैं अच्छा कर सकूंगा, क्या लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो दिमाग में ही एक्चुअली ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, पर उसका सल्यूशन है कि एक्सपीरियंस इज द मेन थिंग। तो आप डटे रहे, काम पे फोकस कीजिए और आउटसाइड नॉइस पे इतना फोकस मत कीजिए। तो उसके बाद एक्चुअली जब मेरा आई थिंक माइंड के साथ तालमेल होने लगा, तो एक्चुअली फिर एकदम स्मूथ गया है। मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपने इन्वेस्टर के साथ एकदम ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन में करूं, और अपने फंड हाउस का वही फिलॉसफी है कि हम ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करें। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम वही एक ही फंड हाउस है जो साल में एक बार हमारा एनुअल जनरल मीटिंग अपने यूनिट होल्डर्स के साथ होते हैं, और सब इनवाइट होते हैं। और ऑनलाइन एक बड़ा ऑनलाइन इवेंट भी होता है, उसमें लोग हमें एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये 4-5 घंटे तक चलता है। तो उसमें बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम अपने साइड कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने यूनिट होल्डर्स के साथ, और यूनिट होल्डर्स हमको जो भी उनके क्वेश्चन है, उनकी परेशानी है, वो हमको बताते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। और ये क्या करता है कि एकदम स्टिकी क्लाइंट्स रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि
ये सुनने के बाद, ये इंटरेक्शन के बाद ज्यादातर लोग हमारे सफर में रहते हैं और लंबे समय से रहते हैं। तो ये थोड़ा आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन और उसके साथ साथ बाजार की समझ निवेशकों में देना, इन्वेस्टमेंट की समझ लोगों में देना, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा काम है जो आपकी तरह की कई सारी एएमसीज कर रही हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्पोर्टेंस देना। लेकिन उसी के साथ साथ नए तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करना और इस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करना जो निवेशकों के जो उनके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उसके लिए काम आए। कितना फोकस आपकी स्कीम्स पर है? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कीम्स नहीं है पीपीएफएस के पास, लेकिन जो भी है वो बहुत ही उम्दा है और निवेशकों में उसको लेकर जागरूकता है और भागीदारी भी निवेशकों की लगातार बढ़ रही है चुनिंदा स्कीम्स में। धन्यवाद उसके लिए। तो हमारी स्ट्रैटेजी, स्कीम लॉन्च की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। हम स्कीम लॉन्च सिर्फ 3 टाइप ऑफ थिंग्स के लिए करेंगे। वन इज कि अगर हम कुछ डिफरेंशिएशन ला सकते हैं कैटेगरी में, दूसरा है अगर हम कुछ सिंप्लीफिकेशन ला सकते हैं कैटेगरी में, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वी आर एक्साइटेड कि अपना पैसा वो स्कीम में लगाए तो ही हम स्कीम चालू करेंगे। तो मैं नहीं समझता, मैं सबको बोलता हूँ कि अच्छा ये स्कीम पे लगाओ और मेरा ही पैसा नहीं है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्किन इन द गेम अपना हो। तो जब हम म्यूचुअल फंड के पहले हम थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी रह चुके हैं, और वो टाइम हमारा पीएमएस था। तो वो टाइम फंड हाउसेस हमारे यहाँ आते थे बिकॉज हम डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, और इतने स्कीम्स थे, 50, 60, 100 स्कीम्स कोई बार थे, और हम जो प्रोफेशनल्स है हमको भी पता नहीं था कि ये स्कीम और एक स्कीम और दूसरा स्कीम की डिफरेंस क्या होते हैं, यू नो। और स्टॉक्स भी सेम थे, अंडरलाइंग 70-80% सेम थे, और वो लोग हमको कम्युनिकेट बराबर नहीं कर सकते कि ये स्कीम क्यों अपने इन्वेस्टर्स को लिए कि दूसरी स्कीम क्यों लिए। तो हमारे लिए बहुत कंफ्यूजन हुआ था। तो हमने सोचा जब हम अपना म्यूचुअल फंड लाएंगे तो हम एकदम सिंपल मॉडल करेंगे जहां एक स्कीम में हम सब अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा फ्लेक्सी कैप फंड आया, जो इसमें इंडियन इक्विटी भी हो सकती है, फॉरेन इक्विटी भी हो सकती है, हम कैश पोजीशंस भी ले सकते हैं, आर्बिट्राज भी कर सकते हैं। तो हमको एकदम सिंप्लीफिकेशन करना था अपने इन्वेस्टर्स के साथ, और हमको लगा कि अगर हमारा ये नीड है तो डेफिनेटली कई सारे लोगों को भी यही नीड होगी। तो इसलिए हमने पर्पसली एकदम बहुत कम प्रोडक्ट्स किए जिसमें हमको लगा कि हम इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हमको एक सुपरमार्केट नहीं बनना है, हमको एक नीश फंड हाउस ही रहना है। मुझे ये बताइए, अभी हम जो एसआईपी के आंकड़े आते हुए देख रहे हैं नील, वो रिकॉर्ड हाइस पर हैं। एज एन एएमसी, अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं, जब से महामारी की शुरुआत हुई है, कोविड की शुरुआत हुई है, एसआईपी से निवेश आपकी स्कीम्स में कितना बड़ा है? वो कौन सी स्कीम है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है? एसआईपी का टिकट साइज क्या है? तो डेफिनेटली हमारे एसआईपी काफ़ी बढ़ गए हैं। एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास अभी नहीं है। तो 2 साल में तो एक्चुअली 50-60% जो नया पैसा आ रहा है वो एसआईपी से ही आ रहा है। तो वो बहुत अच्छा, मुझे लगता है बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि वो डिसिप्लिन लाता है। एसआईपी से आप डिसिप्लिन से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और ये आपका इन्वेस्टिंग जर्नी को एकदम स्मूथ करता है, क्योंकि अगर मार्केट गिरा भी तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेगी और आपको टाइम करने की जरूरत नहीं है मार्केट्स को। तो डेफिनेटली इंडस्ट्री के साथ हमारे नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। मोर देन 50% जो पैसा है हमारा वो एसआईपी से ही है, और वो अपने फ्लेक्सी कैप फंड में ज्यादातर उधर ही आते हैं। अच्छा, 2021 में हमने देखा कि बहुत सारी एएमसीज ने बहुत सारे नए तरह के फंड्स और इनोवेटिव एनएफओज लॉन्च किए हैं। इन्वेस्टर इंटरेस्ट तो खैर हमने बढ़ता हुआ देखा ही है, ये हमेशा होता है जब बाजार में हम तेज़ी देखते हैं। लेकिन 2022 में अगर मैं किसी थीम के बारे में पूछना चाहूँ जिस पर शायद आप फोकस कर रहे हैं, तो किस तरह की थीम्स पर आपको लगता है कि फंड्स हम आते हुए देख सकते हैं पीपीएफएस से? तो ऐसे कोई हम थीम्स पे ज्यादा थीमेटिक इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं करते हैं। आई थिंक हमारी स्ट्रैटेजी है, और हमें जो पसंद है इज अ डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी।
जहां फ्लेक्सी कैप जैसी स्ट्रैटेजी है, जहां भी वैल्यू है उधर पैसा लगा सकते हैं। अगर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इंटरनेशनल स्टॉक्स पे जो भी हमें हमें लगता है वैल्यू है, और मुझे लगता है कि इन सब में थोड़ी थोड़ी वैल्यू है, पर एकदम स्टॉक स्पेसिफिक बनना जरूरी है। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में भी हमको आज भी अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, लार्ज कैप में भी मिल रहे हैं, और इंटरनेशनल स्पेस भी अभी हमने देखा कि हाल ही में एक्चुअली 10-15% नीचे गया है मार्केट, तो उसमें भी थोड़ा हमको वैल्यू दिख रहा है। तो हमारा पहले से वही स्ट्रैटेजी है कि हम डाइवर्सिफाइड एक स्टॉक फोलियो ले, जिसमें हमें लगता है कि अगर थीमेटिक, एकदम थीमेटिक में जाओ तो रिस्क बहुत है, क्योंकि अगर वो थीम चली ना चली तो इन्वेस्टर के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो अगर हम वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं तो उसमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन बड़ा अच्छा रहता है, और मुझे लगता है डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है रिटर्न के, नॉट ओनली रिटर्न्स पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन। अगर आप कम पैसा गवाए या पैसा गवाए नहीं, तो रिटर्न्स ओवर टाइम बहुत अच्छे रहते हैं। तो हमारी यही स्ट्रैटेजी है कि डाउनसाइड पे प्रोटेक्ट करो और रीजनेबल अपसाइड ट्राई करने की दो, और हमने देखा है लास्ट 5-7 ईयर्स से तो वो स्ट्रैटेजी ठीक ठाक चल रही है हमारे लिए। नील, आपका नजरिया हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज फंड्स को लेकर क्या होगा? क्या एज एन एएमसी आपका रुझान है इस तरफ? नहीं, तो जैसे मैंने कहा कि जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश किया अपने नए स्कीम के साथ, लाइक फ्लेक्सी कैप्स के साथ 2012-13 में, तो वही प्लान था कि एक स्कीम में हम कैसे सब अपॉर्चुनिटीज का टेक एडवांटेज ले लिए, तो मैं समझता हूँ हमारे फ्लेक्सी कैप में भी हम कैश पोजीशन ले सकते हैं, जैसे बैलेंस एडवांटेज में वो इक्विटी और डेट के बीच में जा सकते हैं, तो फ्लेक्सी कैप में भी हम जा सकते हैं। तो 2017 एक्चुअली हमारे कैश पोजीशन अबाउट 30-32% रह चुके हैं। तो और डाउन साउथ प्रोटेक्शन भी काफी अच्छा रहा है, एक्चुअली मोस्ट बैलेंस एडवांटेज फंड के ज्यादा अच्छा हुआ है। तो हमें लगता है ये स्ट्रैटेजी में हमें नहीं लगता कि हमें बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च करना चाहिए, और क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप यही एक्चुअली ये काम अच्छी तरह से कर रहा है। जो हमने लॉन्च किया है रिसेंटली वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड लॉन्च किया है, जो हमें हमारे फंड हाउस से अपना डेट इक्विवेलेंट है। तो उसमें 75% डेट रहते हैं और 25% के इक्विटी और रीट्स इन्विट्स रहते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी हमको लगता है अच्छा है अगर किसी को डेट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए तो। पर बैलेंस एडवांटेज फंड का हमारा कोई अभी प्लान नहीं है लॉन्च करने का। मुझे ये बताएं कि आपका जो पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, उसमें आपकी उम्र और रिस्क एपेटाइट का कितना असर पड़ता है? यहाँ पर हम अलग अलग उम्र के अगर निवेशकों की मैं बात करूँ तो 20 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 45, 55 और 65, जितनी आपकी उम्र बढ़ती है उतना मेरे ख्याल से जोखिम उठाने की क्षमता आपकी कम होती रहती है। अगर आप एक प्लान तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं नील, तो जो हम बाजार के ट्रिगर्स देखते हैं जिसकी वजह से वॉलिटिलिटी होती है वो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को कम करता है और इनफैक्ट मुनाफा कमाने में आपको सहायता भी करता है। लेकिन अलग अलग एज ग्रुप्स में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो एक बेंचमार्क स्ट्रैटेजी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन? तो ऐसी तो इजी जो सब यूज करते हैं कि 100 माइनस योर एज, जो आप करते हो अगर आप 60 इयर्स के हैं तो 100 माइनस 60 शुड बी योर इक्विटी एलोकेशन। ये बड़ा इजी कैलकुलेशन करते हैं, पर ये एग्जैक्ट नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हर इंसान का एक्सपीरियंस या जो वो लाइफ साइकिल में है वो बहुत बहुत डिफरेंट है सबके लिए। तो मैं नहीं समझता कि एक ही एज ब्रैकेट के लिए ये करना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि इवन 25-30 ईयर ओल्ड जो है, और हमको लगता है कि उसको बहुत रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो सकती है, उसके इतने साल कंपाउंडिंग है, पर हमने देखा उनके नाती जिंदगी में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है या ऐसी
वो टाइप पे है अभी कि उसका लोन है या उसको घर लेना है या शादी होने वाली है या एजुकेशन में जाने का है 2-3 साल में, तो वो एक्चुअली इक्विटी में इतना नहीं रह सकते, तो उनको डेट में ही रहना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली ये बहुत सबके लिए एकदम पर्सनल मैटर है। तो ये एक्चुअली अपने रिस्क एपेटाइट और अपने जो आगे की फ्यूचर के प्लानिंग के लिए जो आपको चाहिए, उस हिसाब से आपका प्लान बनना चाहिए। मुझे ये बताएं कि महिलाओं में फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अपनी बेटी को आप इन्वेस्टमेंट की और पैसों की भाषा कैसे समझाएंगे? तो ऑब्वियसली वन थिंग, और ये सबसे आई थिंक महत्वपूर्ण है कि उसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन पहले सिखाओ। तो आप उसके आगे ऐसे बोलते हैं मार्शमेलो टेस्ट करके है, जो आप अपने बच्चे के सामने एक मार्शमेलो या एक स्वीट या लॉलीपॉप जो भी उसको पसंद है वो रखो, और उसको बोलो कि अगर 10 मिनट तक वो खाएगी नहीं वो, तो आप उसको दूसरा देंगे, पर अगर उसने खाया तो दूसरा नहीं मिलेगा 2-3 दिन के लिए। तो अच्छा। ऐसे ऐसे थोड़े गेम्स खेलते हैं कि डिलेड अच्छा। ग्रेटिफिकेशन कैसे किए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। है कि लॉन्ग टर्म सोचने का। तो हम उसको वो भी सिखाते हैं सेविंग कैसे करने की है। इजी गेम्स के लिए इजी गेम्स होती है, बुक्स भी होते हैं चिल्ड्रंस के लिए, जो उसको सिखाता है सेव इट, कैसे अर्न करने का। तो हम उसको अर्निंग के लिए भी बोलते हैं कि अगर ये आपने टास्क किया तो आपको ये मिलेगा, और ऐसे हम करते हैं। एज एन एएमसी, विमेन इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या आपके कोई प्लान्स हैं? किस तरह से देखते हैं आप महिला निवेशकों को, और उनकी पार्टिसिपेशन बढ़े, वो जागरूक निवेशक बढ़े बने, इसके लिए पीपीएफएस की कोई तैयारी है, कोई प्लान्स हैं? तो आई थिंक मेन थिंग इज कि माइंडसेट चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है जो महिलाओं का, क्योंकि जब भी हम ज्यादातर बात करते हैं महिलाओं के साथ, वो बोलते हैं कि मेरा भाई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या फादर कर रहे हैं, या हस्बैंड कर रहे हैं, या जो भी है, कोई मेल कर रहा है उनके लिए। पर मैं नहीं समझता, तो ये काइंड ऑफ मेंटल ब्लॉक हो गए हैं। तो हमारा यही कोशिश है पीपीएफएस म्यूचुअल फंड में कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाओ, क्योंकि विमेन आर एक्चुअली समटाइम्स बेटर इन्वेस्टर्स, उनका मेंटल मेकअप शायद मेल से बेहतर है। और जब भी अभी अभी तो एक्चुअली लास्ट 5 years में हमने बहुत देखा है कि महिलाएं विमेन आर टेकिंग मोर कंट्रोल अबाउट द इन्वेस्टमेंट, और जब उनको इंटरेस्ट आता है तो उनको बहुत इंटरेस्ट आता है, और वो बहुत अच्छा भी करते हैं। तो हमारी वही हमारे जो भी इन अ स्मॉल वे जो हम कर सकते हैं कि उनको मोटिवेट करें विमेन को, और उनको बोले कि आप एक्चुअली अपना पैसा खुद संभालो। तो मेरे घर में तो ऐसा ही हो रहा है कि मेरी वाइफ अपना पैसा हैंडल करती है, और मैं अपना। तो और वो हम एंड वी जस्ट ट्राई टू मोटिवेट जो भी हमारे क्लाइंट्स या इन्वेस्टर्स आते हैं कि ये करना है। अगला सवाल मेरा आपकी निवेश में गलतियों को लेकर है। क्या आपने कभी कोई गलती की है अपने इन्वेस्टमेंट में जिससे आपने कुछ सीखा है, और जो आप यहाँ पे बताना चाहें दर्शकों को? जी हाँ, तो जब जैसे मैंने बताया, तो मेरी इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी हो रही थी मेरे फादर के लिए, एंड थैंक यू फॉर दैट टू माय फादर। पर जब मैं इंडस्ट्री में आया अराउंड 2004-5 में, मैंने स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग जर्नी, या एक्चुअली माय एम्प्लॉयमेंट। सो वो टाइम 2004-5 में अपना ये बुल मार्केट चालू हो रहा था, 2004 टू 2007-8 वो अच्छा पीरियड था स्टॉक मार्केट्स के लिए। तो मैंने एक्चुअली मेरे पास थोड़े पैसे थे, तो मैंने 3 स्टॉक लिए थे वो टाइम। उसमें 2 काफी क्वालिटी स्टॉक्स थे, और अच्छी बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और अच्छे थे क्वालिटी वाइज और फंडामेंटली वाइज। और एक स्टॉक इतना अच्छा नहीं था, मैनेजमेंट क्वालिटी ये वो था, उसका नरेटिव सुन के मैंने या स्टोरी सुन के मैंने स्टॉक ले लिया।
तो एक साल के बाद वो जो दो क्वालिटी स्टॉक्स थे वो एक्चुअली काफी ऊपर गए, 60-70% ऊपर गए, और वो जो इतना क्वालिटी नहीं था उधर ही रह गया था, या इतना पैसा नहीं बना। तो एक्चुअली 1 ईयर के बाद मुझे लगा वाह, 50-60-70% बहुत अच्छा है, मुझे कैश आउट करना चाहिए। तो मैंने वो दो क्वालिटी स्टॉक से कैश आउट किया, और वो जो नॉट क्वालिटी स्टॉक्स था उसको रखा। जब मैंने 5-6 साल बाद देखा, तो अगर मैंने वो क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड किया होता, और जैसे बोलते हैं राइट द विनर्स वो किया होता, तो मुझे एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता। और वो जो नॉट क्वालिटी स्टॉक था 5-6 इयर्स के बाद भी मुझे लॉस था। तो मैंने क्या किया, मैंने लॉस मेकिंग या पुअर क्वालिटी को रखा, और मेरा जो अच्छा क्वालिटी है, जो विच आई शुड हैव रिडीम द गुड टाइम्स विद इट, वो ने नहीं किया। तो वो अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर कुछ क्वालिटी है तो लॉन्गर टर्म के लिए रखो, राइड योर विनर्स एंड मे बी गेट आउट ऑफ योर लूजर्स अगर वो क्वालिटी अच्छा नहीं है। और अगर क्वालिटी है और अच्छा है तो उसको जस्ट कीप इट फॉर योर फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यू नो। तो वो मेरी सीख थी कि वो मैंने जल्दी बेचा मेरे क्वालिटी स्टॉक्स को। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसी तरह का जब सफ़र होता है इन्वेस्टमेंट का, और जब गलतियां आप करते हैं तो वही आपकी असल सीख होती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। 2022 जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं, 2021 की तरह अब तक तो लगता नहीं है कि निवेशकों को मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रीबैलेंस करने का वक्त है अपने पोर्टफोलियो को। तो पहली चीज है कि आपके जो एसेट एलोकेशन है, आई थिंक अगर लोग अपने एसेट एलोकेशन को ही फॉलो करते हैं ये टाइम में भी तो अच्छा रहता है। आई थिंक वो अच्छा करेंगे, यू नो। तो इतना और मार्केट की फितरत ही है कि ऊपर नीचे जाएगा। ऑब्वियसली अभी तो अनसर्टेनिटी है, इंटरेस्ट रेट्स की अनसर्टेनिटी है, दूसरे ये वायरस की अनसर्टेनिटी है। तो 2 साल में तो हमने बहुत अच्छा रिटर्न्स देखा है। तो थोड़ा कूल डाउन की आवश्यकता डेफिनेटली है ये साल में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करो। जो लास्ट 2 साल में इतना रिटर्न्स आया है वो शायद नेक्स्ट 1-2-3 या जो भी साल में नहीं, ऐसा हाई रिटर्न नहीं मिल सकता है। तो अगर आप अपना रिटर्न मॉडरेट करते हो तो वो अच्छा होगा। अगर आप वो माइंडसेट के जाके 20-25% तो नॉर्मल है, तो आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो रिटर्न्स मॉडरेट करना चाहिए, और अगर इक्विटी में रहना है तो लंबा सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइमिंग करना चाहिए। अच्छा, अभी मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं अभी बेच दूंगा और एकदम लोअर लेवल में मैं खरीद लूंगा। तो मुझे नहीं लगता ये एक्चुअली पॉसिबल है। 1-2 बार लकी हो सकते हैं, पर आप सिर्फ डटे रहिए। मुझे लगता है ये नेक्स्ट 10 इयर्स इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होने वाली है, ऊपर नीचे तो होने वाली है, पर अगर आप 10 साल तक रह सकते हो तो मुझे लगता है कि बहुत पैसा बनाने की पॉसिबिलिटीज है। नील, आखिरी सवाल, आप हमारे साथ हैं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर हम बात ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। किस तरह आसान भाषा में समझाएंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट को हमारे दर्शकों को? तो वैल्यू इन्वेस्टिंग तो ऐसे कहावत है, वैल्यूज इन द आई ऑफ द बीहोल्डर। तो जो मेरे लिए वैल्यू है आपके लिए वैल्यू नहीं हो सकती है। तो सबकी वैल्यू का डेफिनेशन अलग अलग है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग एक्चुअली 2 बॉक्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 स्ट्रैटेजीज जैसे ही है। एक है बेंजामिन ग्रैम की सिगार बट इन्वेस्टिंग। तो उसमें है ना, आप सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को देखते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को नहीं। तो आप जो भी क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, पीई पीबी जो भी आपका है, उसमें से एकदम नीचे आया है और उसके कम हुए तो वो आप खरीद लोगे, पर आप क्वालिटी नहीं देखोगे। दूसरा वॉरेन बफेट का स्टाइल है, फिलिप फिशर का स्टाइल है, जो वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स पहले देखते हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर्स मैंने मैनेजमेंट क्वालिटी, इकोनॉमिक मोड्स और डिफरेंशिएशन जो कंपनी का है, लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इंडस्ट्री के, वो सब देख के फिर आप वैल्यूएशन पे आते हैं कि अच्छा ये रीजनेबल वैल्यूएशन को
में मुझे मिलता है कि नहीं। तो हम ये हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि हमको क्वालिटी स्टॉक्स चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स चाहिए एट अ रीजनेबल प्राइस। एकदम डर्ट चीप प्राइस में भी नहीं मिला तो थोड़ा रीजनेबल प्राइस वी डोंट माइंड पेइंग अप फॉर इट। तो ऐसा होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग हमारे लिए। चलिए नील, आपने समय निकाला, तमाम निवेश की बारीकियां आज साझा की दर्शकों के साथ और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए उन्हें गाइड किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। निवेश की एबीसीडी में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।